Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Shanghai Cooperation Organization. Second issue is related to carbon pricing and taxes. Third issue is India-US relationship, trust defense partnership, not tariff. And fourth issue is related to brain-eating amoeba. So let's discuss all the issues in detail. What is SCO? Shanghai Cooperation Organization. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why news? Shanghai Cooperation Organization (SCO) Heads of State Council meeting was held from August 31 to September 1, 2025 in China. 2025 शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ है वो चाइना में 31 अगस्त से सितंबर 1 तक हुआ है. इट विल बी द 25th समिट एंड द लार्जेस्ट इन एससीओ हिस्ट्री. ये समिट 25th समिट रहा है एंड एससीओ की हिस्ट्री में लार्जेस्ट समिट रहा है. The 10th member SCO strongly condemned terrorists in all forms and manifestation including the Pahalgam attack. SCO के सभी 10 मेंबर कंट्रीज ने टेररिज्म का स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है. व्हाट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? SCO is a regional international organization which was founded in 2001 by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. एससीओ एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंडेड किया गया था, स्पेशली चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान कंट्रीज के द्वारा इसको फाउंड किया गया था. इट्स हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है. इट्स प्राइमरी एम वाज फोस्टरिंग कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन एरिया सच एज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर. इसका प्राइमरी एम सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल कोऑपरेशन को फोस्टर करना है. द एससीओ हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, एक्सपैंडिंग इट्स मेंबरशिप एंड स्कोप टू एड्रेस द इवॉल्विंग रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस. संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर द इयर्स अपने आप को इवॉल्व किया है, मेंबरशिप को एक्सपेंड किया है, स्कोप को एक्सपेंड किया है, सो दैट रीजनल डायनामिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस जो इवॉल्व हो रहे हैं सभी को एड्रेस किया जा सके. Historical background of SCO. Before the SCO was conceptualized in 2001, it was known by the name Shanghai Five, which means China, Kyrgyzstan, Russia, Kazakhstan were the members. 2001 में SCO के कॉन्सेप्चुअलाइज होने से पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसके अंडर मेनली 5 कंट्रीज आया करते थे: चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान वर द मेंबर्स. यहाँ पर कजाकिस्तान 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसकी जगह को दूसरा कंट्री है. Shanghai 5 was the result of the border demarcation and demilitarization which was carried out between China and other 4 former Soviet republics to ensure peace, stability and security along their respective borders. Shanghai 5 जो ऑर्गेनाइजेशन था ये चाइना और सोवियत रिपब्लिक्स के जो कंट्रीज हैं, सोवियत रिपब्लिक्स के मेनली 4 कंट्रीज के बिटवीन जब बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर इन सभी कंट्रीज के बिटवीन पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए संघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर स्टेब्लिश किया गया था, सो दैट बॉर्डर एरियाज में पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जा सके. When Uzbekistan was also included in the Shanghai 5, the name of the organization was changed to the SCO. बाद में संघाई 5 के अंदर उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है, देन इसके बाद इसको SCO के नाम से जाना जाता है. इससे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था. इंडिया एंड पाकिस्तान joined the Shanghai Cooperation Organization only in 2017. इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने SCO को 2017 में ज्वाइन किया था. What are the objectives of Shanghai Cooperation Organization? Shanghai Cooperation Organization के objectives क्या क्या हैं? नंबर 1, to strengthen mutual trust and good neighborhood relation among the member state. सभी member state के बिटवीन म्यूचुअल स्ट्रेंथ को, म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथ करना, नेबरहुड रिलेशन को बेटर करना इसका मेन एम है. नंबर 2, टू प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड. सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड में इफेक्टिव कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका एम है. नंबर 3, जॉइंटली इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना. नंबर 4, टू एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर.
न्यू डेमोक्रेटिक जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर को स्टेब्लिश करना भी इसका एम है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया मेंबरशिप इन द एससीओ होल्ड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री। इंडिया ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था, और बिकॉज इंडिया के लिए एससीओ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस रखता है। नंबर, इंडिया कैन लेवरेज इट्स रीजनल प्रेजेंस एंड परस्यू इट्स ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया अपने रीजनल प्रेजेंस को एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर रख करके इंटरनेशनली अपने जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, उनको लीवरेज कर सकता है। नंबर, इंडियाज मेंबरशिप ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू कोलैबोरेट विद अदर मेंबर स्टेट ऑन इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन। एससीओ इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट इंडिया अदर मेंबर कंट्रीज के साथ काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन को बूस्ट कर सके। नंबर 3, इट्स अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस इन यूरेशिया। रीजनल कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए एंड यूरेशिया में अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है, उस फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को एससीओ मेंबरशिप के साथ हम अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, इट अलाउड इंडिया टू एंगेज विद इट्स रीजनल नेबर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान ऑन अ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म। इंडिया अपने नेबरहुड पार्टनर्स सच एज इंडिया और चाइना के साथ म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पर एंगेज कर सकता है। इट मींस यहाँ पर एससीओ एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ एंगेज करा सकता है इंडिया को। नंबर 5, इट प्रोवाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स कैपेबिलिटीज एंड परस्यू इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। एससीओ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को शोकास कर सके इंटरनेशनली। व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशंस, इंडिया का एससीओ के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नंबर 1, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन एससीओज काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एंड शेयर्स एक्सपर्टाइज इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इंडिया एससीओ के काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्ट टेकिंग करता है, और इंडिया की टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने में जो एक्सपर्टाइज है वो एससीओ के बिफोर शेयर करता है। नंबर 2, इंडिया एक्टिवली टेक पार्ट इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड इन कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एससीओ। एससीओ के द्वारा वेरियस प्रोग्राम्स एंड कल्चरल इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, इंडिया उसमें एक्टिवली पार्ट टेकिंग करता है। इट फोस्टर कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज विद अदर मेंबर स्टेट। इससे अदर मेंबर स्टेट के बिटवीन कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज फोस्टर होते हैं। नंबर 3, इंडिया promotes economic and technological cooperation with other SCO members through initiatives like setting up special economic zones and sharing technical knowledge. इंडिया अदर एससीओ मेंबर्स के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एससीओ, एससीओ के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस रिसेंटली फेस किए जा रहे हैं? SCO face many challenges that can impede its ability to achieve its objective and maintain its relevance in the evolving regional and global landscape. SCO के बिफोर many challenges हैं जो कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की एबिलिटी को इम्पीड करते हैं। These challenges require concerted efforts and adaptability from the member state to overcome. Various challenges are: number 1, ensuring the effective implementation of its economic and developmental initiatives. इसके जो भी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को हमें इंश्योर करना होगा। नंबर 2, नेविगेटिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पावर डायनामिक्स इन द रीजन। रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं एंड पावर डायनामिक्स हैं उसको नेविगेट करना होगा। नंबर 3, मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ इट्स डाइवर्स मेंबर स्टेट। डाइवर्स मेंबर स्टेट के बिटवीन जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं उनको हमें मैनेज करना होगा। Number 4, addressing the security threats posed by the terrorism, extremism and separatism in the region. इस रीजन के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म से रिलेटेड जो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको हमें एड्रेस करना होगा। चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया विद इन द एससीओ कैन लिमिट इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी टू शेप द ऑर्गेनाइजेशंस एजेंडा। एससीओ के विद इन चाइना एंड रशिया का जो डोमिनेंस है वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को काफी हद तक
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया एसईओ का जो एजेंडा है उसको सेव करने की एबिलिटी रखता है, और इस वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया चाइना और रशिया की वजह से लिमिट हो सकता है। नंबर टू, इंडियाज कंसर्न अबाउट टेररिज्म emanating from Pakistan might not be fully addressed due to Pakistan's presence in SCO, बिकॉज पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, और पाकिस्तान से इमिनेटिंग होने वाला टेररिज्म के बारे में इंडिया के जो कंसर्न है उनको फुल्ली तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। नंबर थ्री, डिस्पाइट एससीओ's गोल अचीविंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट रिमेन अ चैलेंज। एससीओ के गोल के डिस्पाइट एससीओ के जो भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मेंबर के बिटवीन जो इसका टारगेट है, इसका जो गोल है कि सभी मेंबर कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अचीव करना है, तो ये भी अभी नहीं अचीव हो पाया, और ये एक अभी भी चैलेंज बना हुआ है। दिस इज यूपीएससी PYQ related to this article. How carbon market work in India? In this article we will discuss about carbon markets and what is the role of carbon market to reduce greenhouse gas emissions. Lecture is important for GS paper 3, for prelims and for mains. Why in news? The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has announced a national designated authority NDA to enable a carbon emission trading regime. Recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजाइम को इनेबल करने के लिए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एनडीए अनाउंस किया है। द क्रिएशन ऑफ एन एनडीए इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द प्रोविजन ऑफ 2015 पेरिस एग्रीमेंट। क्रिएशन ऑफ एनडीए ये पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है हर कंट्री के लिए क्रिएट करना। Within the Paris Agreement, Article 6 defines the system under which such an emission trading market can take place. पेरिस एग्रीमेंट 2015 के आर्टिकल 6 के अंदर एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन किया गया है जो कि एमिशन ट्रेडिंग मार्केट को शेपिंग गिवन करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इट मींस एनडीए के क्रिएशन से रिलेटेड आर्टिकल 6 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। The NDA's responsibilities include recommending to the Union Government a list of activities that can be considered for the trading of emission reduction units from projects under Article 6. एनडीए का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो यूनियन गवर्नमेंट्स को वेरियस एक्टिविटीज की लिस्ट रिकमेंड करना रहेगा, ऐसी एक्टिविटीज जो कि ट्रेडिंग ऑफ एमिशन रिडक्शन यूनिट के तौर पर यूज की जा सकती है। इट मीन्स जो एमिशंस को रिडक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज एनडीए यूनियन गवर्नमेंट्स के लिए प्रपोज करेगा। व्हाट इज कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट क्या होता है? Carbon markets are market-based mechanisms designated to reduce greenhouse gas emissions, in which financial incentives are provided to individuals and organizations to reduce their carbon footprints. कार्बन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गिवन किए जाते हैं। A carbon market is a market that allow the buying and selling of the right to emit carbon into the atmosphere. कार्बन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कार्बन एमिट करने के राइट को बाय किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। Carbon market operate on the principle of cap and trade, where a government or a regulatory body set a cap on the total amount of greenhouse gas emissions. कार्बन मार्केट कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट होता है, जहां पर गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर कैपिंग सेट कर देता है। गवर्नमेंट कैन इशू सर्टिफिकेट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स दैट अलाउ टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है जिन्हें कार्बन क्रेडिट्स कहा जा सकता है। इन कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट किया जा सकता है इन एटमॉस्फेयर में। वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1000 kg of CO2. Government can control how much carbon is released into the environment by limiting the number of carbon credits that are issued. गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है कि कितना कार्बन इन्वायरमेंट में रिलीज करना है, और ऐसा वो नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स को लिमिट करके कर सकती है।
Anyone person who does not hold carbon credit to their name would not be allowed to emit any carbon into the atmosphere. किसी पर्सन के पास अगर कार्बन क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, देन वो पर्सन एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट नहीं कर सकता। Carbon credit were first used in the 1990s in the US on the basis of cap and trade model to control the emission of sulfur dioxide. पहली बार कार्बन क्रेडिट्स का यूज 1990s में यूएस के अंडर किए गए थे और ये जो यूज किए गए थे कैप एंड ट्रेड मॉडल बेस पर इनको यूज किया गया था, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। Individuals and firms that hold carbon credit but they do not use can sell their credit to interest buyers. इंडिविजुअल्स और फर्म जो कार्बन क्रेडिट है जिनके पास लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्टेड बायर को वो इन क्रेडिट्स को सेल कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस व्हिच मींस डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड द डिमांड फॉर द सर्टिफिकेट। कार्बन क्रेडिट प्राइस मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। इट मींस सप्लाई ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड डिमांड फॉर द सर्टिफिकेट के बेस पर इनका प्राइस सेट किया जाएगा। A carbon market can also include the trading of carbon offset. कार्बन मार्केट के अंदर कार्बन ऑफसेट का ट्रेडिंग भी इंक्लूड होता है। इन कार्बन ऑफसेट a business that pollute the environment can purchase carbon offset sold by the environmental NGO which promise to plant trees that suck a certain amount of carbon emission from the atmosphere. कार्बन ऑफसेट एक बिजनेस होता है। कार्बन ऑफसेट के अंदर कोई भी बिजनेस जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है वो किसी एनवायरमेंटल एनजीओ से कार्बन ऑफसेट परचेज कर सकता है और इसके रिस्पॉन्स में एनवायरमेंटल एनजीओ प्रोमिस करेगा कि वो कुछ ट्रीज को प्लांट करेगा और सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस को ये सुक कर सकते हैं। इट मीन्स इसके बदले में ये प्लांट लगाएगा और बहुत सारे प्लांट एटमॉस्फेयर में जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं वो प्लांट उनको सुक करने का काम करेंगे। What are type of carbon markets? कार्बन मार्केट के टाइप क्या क्या होते हैं? Compliance market and voluntary market. Compliance market are mandatory, requiring regulatory entities to purchase carbon credit to compensate their emissions. Compliance market mandatory होते हैं जिसमें regulated entities को कार्बन क्रेडिट परचेज करने होते हैं सो दैट वो अपने एमिशंस को कंपेंसेट कर सकें। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स। ये जो कंप्लायंस मार्केट के अंडर आने वाली एंटिटीज लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स होती हैं। नंबर 2 वॉलंटरी मार्केट्स। दीज मार्केट्स आर वॉलंटरी अलाउइंग इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज कार्बन क्रेडिट टू कंपेंसेट देयर एमिशन रादर देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। वॉलंटरी मार्केट के अंदर जो मार्केट है ये वॉलंटरी मार्केट है जिसमें इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को एटमॉस्फेयर में इनके द्वारा कार्बन एमिशंस को कंपेंसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट को परचेज करना सिर्फ वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। India is a significant exporter of carbon credit in voluntary market. Its credit worth is between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022. वॉलंटरी मार्केट में कार्बन क्रेडिट का इंडिया एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर रहा है। पर ईयर इंडिया का जो कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट होता है वो 1200 टू 300 बिलियन यूएसडी डॉलर का होता है और 2022 में कार्बन क्रेडिट की ग्लोबल सप्लाई में इंडिया का शेयर 17% रहा है। What are carbon credits and carbon taxes? What is carbon credit? Carbon credits represent a reduction in greenhouse gas emission that can be traded. Carbon credit greenhouse gas emissions को रिडक्शन करता है और इन्हें कार्बन क्रेडिट को हम ट्रेड कर सकते हैं। इट मीन्स कार्बन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिडक्शन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। 1 टन मीन्स 1000 kg। Carbon credits can be generated through various activities such as preventing deforestation or promoting reforestation by implementing energy efficient technology, reducing waste और transitioning to renewable energy sources। इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। What is carbon taxes?
कार्बन टैक्सेस आर टैक्सेस दैट डायरेक्टली लेवी ऑन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर डायरेक्टली लेवी किए जाने वाले टैक्स कार्बन टैक्सेस होते हैं। पॉल्यूटर्स पे अ टैक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एमिटेड ग्रीन हाउस गैस। फॉर द गवर्नमेंट कार्बन टैक्सेस जनरेट रेवेन्यू which can be used to fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes। कार्बन टैक्स जनरेट रेवेन्यू का गवर्नमेंट क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए फंडिंग करने में कर सकती है। व्हाट आर द करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू द कार्बन मार्केट इन इंडिया। इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर वन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम स्कीम CCTS। Based on the environment production in 1986, India launched the CCTS to reduce greenhouse gas emissions by trading carbon credit certificate। एनवायरमेंट प्रोडक्शन एंड 1986 के बेस पर इंडिया ने CCTs को लॉन्च किया सो दैट इंडिया के अंदर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के ट्रेडिंग के थ्रू ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। इन इंडिया द कंप्लायंस ऑफ CCTS विल कमेंस इन 2025 to 26 which allow non-obligated entities to participate and trade carbon credit certificate। इंडिया के अंदर CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इस ईयर से स्टार्ट हो चुका है। इसके अंडर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को ट्रेड करने के लिए नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नंबर टू, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए प्रेजेंट में कुछ स्कीम अभी भी चल रही हैं, सच एज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC सिस्टम आर एग्जिस्टिंग मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम इन इंडिया। इंडिया के अंदर मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम सच एज PAT एंड REC ये एग्जिस्टिंग स्कीम है। नंबर थ्री, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट NSCICM and the Bureau of Energy Efficiency are responsible for monitoring, reporting and verification process of carbon credit। कार्बन क्रेडिट के मॉनिटरिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए एंड वेरिफिकेशन के लिए दो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। कार्बन मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू नंबर रिड्यूस एमिशंस, एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कार्बन मार्केट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट रिड्यूस और रिमूव एमिशंस व्हिच कैन हेल्प टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल। कार्बन मार्केट्स एमिशन को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है और पेरिस एग्रीमेंट के जो भी गोल रहे हैं उनको अचीव करने में कार्बन मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर टू, इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट। कार्बन मार्केट कैन एनकरेज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। कार्बन मार्केट कंपनीज को क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी रिसोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोवाइड रेवेन्यू। कार्बन मार्केट कैन प्रोवाइड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजीज। गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराने में या रेवेन्यू प्रोवाइड कराने में कार्बन मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और इस रेवेन्यू का पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नंबर फोर, बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। कार्बन प्रोजेक्ट कैन क्रिएट ग्रीन जॉब, इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हेल्प विद क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेसिलियंस। कार्बन मार्केट ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट मेजर्स कैन इंडिया अडॉप्ट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इंडिया ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। फेज इंप्लीमेंटेशन। इंडिया कुड अडॉप्ट अ फेज अप्रोच टू कार्बन टैक्सेशन स्टार्टिंग विद अ लो रेट एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट ओवर टाइम। इंडिया को कार्बन टैक्सेशन के अप्रोच के जो फेज है उसको कार्बन टैक्सेशन के अप्रोच को फेज वाइड अडॉप्ट करना चाहिए और लो रेट से स्टार्टिंग होना चाहिए कार्बन टैक्स और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज ओवर द टाइम इसको इंक्रीज करना चाहिए। बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट। टू एड्रेस कार्बन लीकेज कंसर्न एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया कुड कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट। बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट को भी इंडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसीडर करना होगा और स्पेशली कार्बन लीकेज से रिलेटेड कंसर्न है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कंसर्न है, इन सभी को डील किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंसेंटिव्स। Incentive for technology transfer and adoption of clean technologies, particularly for small and medium enterprises, can reduce carbon emissions। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंसेंटिव्स को हमें बूस्ट करना होगा। इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रीज।
implement a good regulatory system that offers expedite approvals and incentive for industries demonstrating significant carbon reduction efforts. Carbon credit cooperatives for SME. Establish a cooperative framework enabling small and medium enterprises to collectively participate in carbon market. Carbon tech incubators for a homegrown solution. India should launch a network of specialized incubators focused on developing indigenous carbon reduction technologies. इंडिया को अ, कुछ स्पेशलाइज्ड इनक्यूबेटर इंस्टॉल करने होंगे जो कार्बन को रिड्यूस कर सकें. ग्रीन फाइनेंस रेवोल्यूशन. इंडिया could establish a robust green finance ecosystem to support its carbon market. कार्बन मार्केट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को रोबस्ट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करने होंगे. दिस कुड इंक्लूड ग्रीन बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स एंड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट. Integration with existing scheme. India's new carbon market should be integrated with existing scheme like PAT and REC for policy coherence. कार्बन मार्केट को इंडिया को पैड और आरईसी के साथ इंटीग्रेट करना होगा. दिस कुड इन्वॉल्व क्रिएटिंग कन्वर्जन मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट्स. In this session, we will discuss India-US partnership, trust defense partnership, not tariffs. Why in use? The 50% tariff imposed by the US on import from India came into effect on August 27. US ने इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज किया है. 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है. Several sectors, many of them labor intensive, which export item to US, seeing a significant dip in demand. 50% टैरिफ इम्पोज की वजह से इंडिया के सेवरल सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे, जिसमें मेनली लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो इंडिया के लिए लॉट ऑफ आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी आइटम्स के एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट डिप देखा गया है. उनकी डिमांड काफ़ी हद तक डाउन हुई है. In 2024, India exported goods worth $87.3 billion to the US. It's the single largest trading partner. Of this, nearly $48 to $55 billion worth of merchandise is directly at risk. 2024 में इंडिया ने अबाउट $87.3 बिलियन वर्थ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे. इसमें से अबाउट 48 टू 55 बिलियन वर्थ तक का जो आइटम है वो डायरेक्टली रिस्क पर है. द हैवीएस्ट ब्लो फॉल ऑन लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएटिंग सेक्टर. हैवीएस्ट ब्लो जो देखे जा रहे हैं वो जॉब इंटेंसिव सेक्टर पर देखे जा रहे हैं, एंड जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से. कि एक्सपोर्ट सेक्टर दैट विल बी अफेक्टेड बाय टैरिफ: जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड अपरेल, एग्रीकल्चर, लेदर एंड फुटवियर. ये वो सेक्टर है जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है. सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अफेक्ट होगा. सेकंड नंबर पर टेक्सटाइल, थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर, फोर्थ नंबर पर लेदर एंड फुटवियर. वैल्यू ऑफ की सेक्टर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टैरिफ. कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो डायरेक्टली टैरिफ से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं: फार्मा, सर्विसेज, डिफेंस एंड एविएशन, एनर्जी एंड इनोवेशन. Which sector are likely to see a severe impact? किस सेक्टर के ऊपर सीवर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? According to data from the Ministry of Commerce and Industry, following data is given as per export in 2024-25. 2024-25 में किस सेक्टर से आइटम्स कितना एक्सपोर्ट किया गया था यूएस के लिए, उससे रिलेटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा है. नंबर ऑफ श्रिम्प इंडस्ट्री एक्सपोर्टेड अबाउट $2.4 बिलियन वर्थ. टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट शेयर 32.4%. Earlier tariff 10%, current tariff 60%. Impact: source of India's shrimp fell by about 20%. Price are likely to fall. नंबर 2, डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला इंडस्ट्री है. एक्सपोर्टेड $10 बिलियन वर्थ ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी. इंडिया एवरी ईयर $10 बिलियन तक का डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है यूएस के लिए. एक्सपोर्ट शेयर 40%. पूरे वर्ल्ड में इंडिया जितना डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है उसका 40% यूएस के लिए एक्सपोर्ट करता है. ओल्ड टैरिफ 2.1%, करंट टैरिफ 52.1%. हम देख सकते हैं डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर जहां पहले टैरिफ ओनली 2.1% हुआ करता था, करंट में यह टैरिफ 52.1% तक इंक्रीज हो गया है. इफेक्ट: सूरत इज हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, एम्प्लॉय अबाउट 12 लाख पीपल, नाउ सो प्रोडक्शन कट.
सूरत जो डायमंड पॉलिशिंग के लिए एक हब हुआ करता था, अबाउट 12 लाख पीपल इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। प्रोडक्शन कट होने की वजह से इन एम्प्लॉयड पीपल की लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन अब लग चुका है। नंबर 3, टेक्सटाइल एंड अप्रेजल सेक्टर। ये सेकंड मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिट सेक्टर। एक्सपोर्ट एट $10.8 बिलियन वैल्यू। 10.8 बिलियन वैल्यू का 2024 में एक्सपोर्ट किया गया था यूएस के लिए। शेयर 35%, ओल्ड टैरिफ 13.9%, न्यू टैरिफ 63.9%। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल एंड अप्रेजल सेक्टर जो है वो भी मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर में आ रहा है। Number 4, carpet exported $1.2 billion worth, share 58.6% of total carpet export. Old tariff 2.9%, new tariff 52.9%. कारपेट के ओवरऑल एक्सपोर्ट में यूएस का जो शेयर है वो 58.6% है। ये सेक्टर भी काफी हद तक एफर्ट होने वाला है। नंबर 5, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट वैल्यू $2.7 बिलियन, शेयर 13.2% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, ओल्ड टैरिफ 4%, न्यू टैरिफ 54%। नंबर 6, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर सेक्टर एक्सपोर्टेड वैल्यू $4.7 बिलियन वर्थ, शेयर 17%। नंबर 7, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस सेक्टर एक्सपोर्ट $6.7 बिलियन वर्थ, मेकिंग 20% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट। रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यूएस टाइज। इंडिया यूएस टाइज का रियल स्ट्रेंथ क्या है? द मोस्ट एंड्योरिंग एंकर इज नॉट ट्रेड अलोन बट पीपल टू पीपल टाइज। जो मोस्ट एंड्योरिंग एंकर है दोनों कंट्रीज के रिलेशन के लिए वो ट्रेड नहीं है बल्कि पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में। इफ ट्रेड एंड डिप्लोमेसी आर द हार्डवेयर, पीपल आर द सॉफ्टवेयर दैट कीप द पार्टनरशिप रनिंग। इंडिया और यूएस के बिटवीन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी अगर हार्डवेयर है, देन पीपल टू पीपल टाइज जो है वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं जो दोनों के बीच पार्टनरशिप को रनिंग में रखते हैं। नंबर डियास्पोरा। द 4.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डियास्पोरा इन द यूएस excels across medicine, law, business, and politics. Over 150 Indian origin CEOs now lead global corporations from India, from US. Uh, अबाउट 4.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डियास्पोरा यूएस के अंदर है और वेरियस सेक्टर 4.8 मीन्स अबाउट 48 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो यूएस के अंदर मेडिसिन, लॉ, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ग्लोबल कॉरपोरेशंस को लीड करने वाले सीईओज अबाउट 150 इंडियन ओरिजिन सीईओ हैं जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस में वर्क कर रहे हैं। Number of students with more than 2 lakh Indian students enrolled in US universities. The talent pipeline is shaping innovation ecosystem in the both countries. इंडिया के अबाउट 2 लाख इंडियन स्टूडेंट है यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं और टैलेंट पाइपलाइन इनोवेशन इकोसिस्टम दोनों कंट्रीज के अंदर शेपिंग कर रहे हैं। Number 3, professionals. Indian IT engineers drive Silicon Valley, while US entrepreneurs are investing in Bengaluru's startup ecosystem. इंडिया के आईटी इंजीनियर्स जो सिलिकॉन वैली को ड्राइव कर रहे हैं, यूएस एंटरप्रेन्योर्स बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, कल्चरल एक्सचेंज। दोनों कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज से रिलेटेड स्टेटस क्या है? Indian Americans serve in Congress, state legislature, and local leadership, while festivals like Deepavali are celebrated at the White House. इंडियन अमेरिकन कांग्रेस में सर्व कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में सर्व कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया के कुछ फेस्टिवल सच एज दीपावली व्हाइट हाउस के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। दे आर ट्रस्ट बेस्ड बॉन्ड कल्टिवेटेड ओवर डिकेड्स मेकिंग द रिलेशनशिप स्ट्रक्चरल एंड रेसिलिएंट। ये जो है ये ट्रस्ट बेस्ड बॉन्ड है ओवर द ईयर्स कल्टीवेट हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। ये रिलेशनशिप को स्ट्रक्चरल एंड रेसिलिएंट मेकिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडिया और यूएस के बिटवीन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट द यूएस इंडिया पार्टनरशिप एक्सटेंड वेल बियॉन्ड ट्रेड डिस्प्यूट। इंडिया और यूएस के बीच पार्टनरशिप ट्रेड डिस्प्यूट के बियॉन्ड काफी एक्सटेंड है। नंबर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाईलाइट ग्रोइंग डिफेंस कन्वर्जेंस।
इंडिया और यूएस के बिटवीन जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आज भी किए जाते हैं। दोनों कंट्रीज के बिटवीन ग्रोइंग डिफेंस कन्वर्जेंस को ये हाईलाइट करता है। नंबर 2, एविएशन। द यूएस इज अ की पार्टनर इन इंडियाज एविएशन बूम, फ्रॉम एयरक्राफ्ट फ्लीट टू एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। यूएस इंडिया के एविएशन बूम में एक की पार्टनर के तौर पर वर्क करता है। आज यूएस इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट फ्लीट से लेकर एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा है। Number 3, climate and clean energy. Both nations are collaborating on renewable green hydrogen and sustainable fuels. इंडिया और यूएस दोनों ही कंट्रीज क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल फ्यूल के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये भी इंडिया और यूएस के बिटवीन टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नंबर 4, हेल्थ केयर एंड फार्मा। दोनों कंट्रीज हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए। बियॉन्ड जेनेरिक्स, यूएस कंपनीज पार्टनर विद इंडियन फर्म्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स में यूएस इंडिया का पार्टनर बना हुआ और क्लिनिकल ट्रायल में आज भी यूएस इंडियन कंपनीज की हेल्प करती हैं। नंबर 5, स्पेस। स्पेस सेक्टर में यूएस इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है। फ्रॉम लूनार मिशन टू सैटेलाइट नेविगेशन, नासा इसरो कोलैबोरेशन एक्सटेंड द पार्टनरशिप बियॉन्ड अर्थ इटसेल्फ। लूनार मिशन से लेकर सैटेलाइट नेविगेशन तक नासा इसरो कोलैबोरेशन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स? इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? इंडियाज रिस्पॉन्स मस्ट बी मेजर्ड एंड स्ट्रेटेजिक। इंडिया का रिस्पॉन्स मेजर्ड एंड स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। नंबर 1, डाइवर्सिफाइड मार्केट्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड इंडो पैसिफिक। इंडिया को अपने मार्केट को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नंबर 2, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रेसिलियंस बाय इनोवेटिंग सप्लाई चेन एंड मूविंग अप द वैल्यू चेन। इंडिया को डोमेस्टिक रेसिलियंस को स्ट्रेंथ करना होगा और इसके लिए इनोवेटिव सप्लाई चेन पर फोकस करना होगा, वैल्यू चेन को मूव अप करना होगा। नंबर 3, persist in diplomacy because this often make the difference between setback and breakthrough। डिप्लोमेसी को हमें कंटिन्यू करना होगा यूएस के साथ, बिकॉज ये जो है ये सेटबैक एंड ब्रेक थ्रू के बिटवीन डिफरेंस को मेकिंग करता है। कंक्लूजन, tariffs may disrupt market, unsettled industries and domestic headlines, but they do not define destiny। टैरिफ मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को अनसेटल कर सकते हैं, हेडलाइन को डोमिनेट कर सकते हैं, बट ये डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकते। द यूएस इंडिया रिलेशनशिप हैज सर्वाइव्ड कोल्ड वॉर, सैंक्शंस एंड पास्ट ट्रेड डिस्प्यूट्स, एवरी टाइम इट हैज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर। यूएस इंडिया रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के बाद भी सर्वाइव किए हुए थे, पास्ट ट्रेड डिस्प्यूट के बाद भी सर्वाइव किए हुए थे, एंड एवरी टाइम इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी अपने आप को स्ट्रांगली तरीके से इमर्ज किया है। द डीपर ट्रूथ इज दिस, ट्रस्ट डिफाइन पार्टनरशिप नॉट टैरिफ, एंड ट्रस्ट बिल्ड बाय पीपल एंड स्ट्रेंथन बाय स्ट्रेटेजी इंश्योर दैट इवन व्हेन ट्रेड फेस टर्बुलेंस द रिलेशनशिप रिमेंस स्टेडी। डीपर ट्रूथ ये है कि पार्टनरशिप को हमेशा ट्रस्ट ही डिफाइन करता है, टैरिफ डिफाइन नहीं कर सकता। और ये जो ट्रस्ट है ये पीपल के द्वारा बिल्ड किया जाता है, स्ट्रेटेजी के द्वारा इसको स्ट्रेंथन किया जाता है। व्हाट इज प्राइमरी एमोबिक मैनिंग एन्सेफेलिस PAM, which is also known as a brain eating amoeba? Why in which? There have been more cases seen of fatal amoebic manning encephalitis known as brain eating amoeba in Kerala। केरला के अंदर एमोबिक मैनिंगो एन्सेफेलिस के बहुत सारे केसेस शो हो रहे हैं। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू दिस ब्रेन ईटिंग अमीबा। इस ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से बहुत सारे पीपल का डेथ हो चुका है। व्हाट इज PAM? प्राइमरी एमोबिक मैनिंग एन्सेफेलिस और PAM इज कॉज्ड बाय Naegleria fowleri, an one-celled organism amoeba that grow in warm freshwater lake, ponds and rivers। प्राइमरी एमोबिक मैनिंग एन्सेफेलिस और PAM ये नेगलेरिया फॉलेरी नाम के एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ये एक वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा है जो कि
वार्म फ्रेश वाटर लेक पॉन्ड्स एंड रिवर्स में ग्रो होता है। इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल इन द रेयर केसेस। पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल में भी ये अमीबा सर्वाइव कर सकता है। वाई इट इज नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट कैन इन्फेक्ट द ब्रेन एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यू। बिकॉज ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दीज इन्फेक्शंस आर फटल एंड 97% ऑफ द पेशेंट डू नॉट सर्वाइव। ये इन्फेक्शन यानी इस अमीबा की वजह से होने वाले इन्फेक्शन फटल होते हैं एंड 97% पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इन विच टेम्परेचर इट कैन इन्फेक्शन मोर। किस टेम्परेचर में ये पीपल को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है? The infection happens when people go for a swim in lakes, ponds or rivers during the summer. During the summer, people जब लेक्स के अंदर, ponds के अंदर, rivers के अंदर स्विमिंग के लिए जाते हैं, उस टाइम पर people इस अमीबा से इन्फेक्ट हो सकते हैं। It could occur if the atmospheric temperature is high and water level are low. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर हाई है और वाटर लेवल लो है, उस टाइम पर ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है पीपल को। हाउ इट एंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है? द अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड रीचेज द ब्रेन। नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद ब्रेन तक रीच करता है। इट डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यूज एंड कॉज देयर स्वेलिंग। ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, स्वेलिंग का रीजन बनता है। द इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल ये इन्फेक्ट नहीं करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीएएम? पीएएम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग आर इट्स अर्ली सिम्टम्स। द डिसीज कैन प्रोग्रेस रैपिडली। ये जो डिसीज है रैपिडली तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। स्टिफनेस, कंफ्यूजन, लैक ऑफ अटेंशन टू पीपल एंड सराउंडिंग, लॉस ऑफ बैलेंस एंड हेलुसिनेशंस आर द लेटर सिम्टम्स। ये इसके लेटर सिम्टम्स हैं। इट यूजुअली लीड्स टू कोमा एंड डेथ आफ्टर 5 days। इसकी वजह से पर्सन कोमा में जा सकते हैं, 5 days के बाद डेथ हो सकती है। मोस्ट पीपल डाई विद इन 1 to 18 days। 1 to 18 days के बिटवीन मोस्ट ऑफ द पीपल डाई हो सकते हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से। हाउ इज इट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड? कैसे इसको डायग्नोस्ट किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पीसीआर टेस्ट। द इन्फेक्शन कैन बी डायग्नोस्ड थ्रू द पीसीआर टेस्ट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए पीसीआर टेस्ट होता है और पीसीआर टेस्ट मेनली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। देयर आर नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेथड अवेलेबल। अभी तक इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट हैज प्रोक्योर्ड मेल्टोफोसाइन, a broader spectrum antimicrobial drug from Germany for the treatment of infected person। इन्फेक्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी की एक मेडिसिन मेल्टिफोसाइन को एंटी माइक्रोबियल ड्रग के तौर पर यूज करने के लिए कहा जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। सम ऑफ अदर मेडिसिन सजेस्टेड आर अवेलेबल। कुछ और भी मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं सच एजिथ्रोमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। ये भी इसके ट्रीटमेंट के लिए टेम्परेरी यूज की जा रही हैं। व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द रिस्क? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कॉमन पीपल को किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, होल्डिंग द नोज और वियरिंग अ नोज क्लिप व्हाइल जंपिंग और डाइविंग इनटू फ्रेश वाटर। पर्सन जब भी फ्रेश वाटर में जंपिंग कर रहे होते हैं, डाइविंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पर या तो वो अपने नोज को होल्डिंग करके रखें या फिर नोज क्लिप वो वियर करके रखें। नंबर 2, द हेड शुड बी कीप्ड हाई व्हाइल एंटरिंग वार्म वाटर। वार्म वाटर में जब भी पीपल एंटर करते हैं तो अपने हेड को वो ऊपर रखें वाटर से। नंबर 3, डिस्टिल्ड और बॉइल्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग नजल पैसेज। नजल पैसेज को क्लीन करने के लिए पीपल बॉइल्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।